दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर शो में। आज दिवाली के बाद पहला वीडियो है जो कि आपको मिल रहा है, और वो भी वीडियो है HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें कुछ MCQ हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं, तो थोड़ा उन MCQ को देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाता है, और कई जो ऐसे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, खैर सब स्टाफ तो क्लर्क के लिए छोटे ही हैं, लेकिन वैसे ही बहुत बड़े चैप्टरों में आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं। और आप जहां से भी पढ़ते हैं, अगर आपने पहले ये पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूँ आज का सेशन, आज का जो क्लास है। और आप, आशा करता हूँ कि आप उसको पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे, और इसको भी आप, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई कम हो पा रही है आप लोगों से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है, क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस चीज़ का मेरे को पता लग रहा है। तो शुरू करता हूँ। पहला है HUF, द रिलेशन ऑफ HUF राइज फ्रॉम। जो HUF का संबंध है वो कैसे उत्पन्न होता है। HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका संबंध कैसे उत्पन्न होता है, स्थिति से, कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो HUF का जो संबंध है वो स्टेटस, हमेशा वो स्टेटस से, स्थिति से ही उत्पन्न होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी लेके आया हूँ कि हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक संयुक्त हिंदू परिवार होता है। इसमें अलग नहीं होते हैं लोग, वो एक संयुक्त होता है। इसमें एक ही जो पुरुष होता है, जो हेड होता है, वही उसका वंशज होता है, वो उनका कर्ता होता है, हेड होता है। और पत्नियां और अविवाहित बेटियां भी इसमें शामिल होती है। HUF में शामिल सदस्यों की सहभागीदारी को कहा जाता है, और HUF को हिंदू कानून के तहत शासित और निर्देशित किया जाता है। वो ऐसे नहीं कि किसी और कानून के तहत काम करें, वो केवल हिंदू कानून के तहत ही काम करते हैं। ये लिखा है हिंदू कानून के तहत। तो HUF ये रहा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि आपको मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, और आपकी समझ में भी आया होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 to any sum received by in an individual as a member of HUF from HUF shall be, कि धारा जो 64 है उसके प्रावधानों के अधीन जो HUF के सदस्य हैं, वो मतलब जो HUF की प्राप्त राशि है वो उसकी क्या होगी, मतलब जो उसकी जो प्राप्त राशि है वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। पहला ऑप्शन है कि उसको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है एग्जेम्प्टेड, यानी टैक्स नहीं फ्री होगा। और तीसरा है व्यक्तिगत आय के रूप में उसे माना जाता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन नंबर बी, कि वो मुक्त होगी, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नीचे लिखा है HUF संपत्ति में रूपांतरण 64, जहां कोई व्यक्ति HUF का सदस्य होते हुए अब अगर अपनी अलग संपत्ति को HUF की संपत्ति के रूप में परिवर्तित करता है, या संपत्ति को परिवार के सामान्य स्टॉक में डाल देता है, अन्यथा अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का पर्याप्त, ये सब उसी के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ, यहाँ पर एक्चुअली पार्टीशन ऑफ HUF इंक्लूड, इसमें से कि जो HUF है ना, HUF का जो विभाजन का प्रकार है उसमें से कौन शामिल है। कंप्लीट विभाजन यानी पूरा, पार्शियल विभाजन, पार्शियल होता आंशिक थोड़ा, या A एंड B बोथ, या इसमें से नॉट अलाउड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा A एंड B, कि जो HUF के विभाजनों का जो प्रकार है वो कंप्लीट भी है और
वो पार्शियल बी है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको उसका आंसर टिक करके बता देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या खिचड़ी पका रहे हो। ये आंसर है ए और बी। नेक्स्ट, partial partition in HEP affected after which year is not recognized for tax purpose, कि जो HUF में आंशिक विभाजन के बाद किस वर्ष को कर उद्देश्य के लिए मान्यता नहीं दी जाती, कि भाई इस वर्ष को कर जो टैक्स होता है उसके लिए मान्यता नहीं दी जाती। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1960, 1970, 1978, 1982। सब ऑप्शन सेम है, 31 मार्च 31 मार्च, तो डेट याद करने की जरूरत है उसमें, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है 1978। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 1978। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि 30 मार्च 1978 के बाद से हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदी में इसको हिंदू अविभाजित परिवार कहेंगे, आंशिक विभाजन को कर उद्देश्यों के लिए मान्यता नहीं दी जाती। इस संशोधन को प्रावधान के संबंधित दुरुपयोग को रोकने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ कर्ता इन HUF। ये अभी GIB का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन आया था उसमें। देखो कि जो कर्ता है उसका क्या स्थान होता है, तो पहला ऑप्शन होगा आपका मेजर मेंबर, दूसरा होगा छोटा सदस्य, केवल पुरुष सदस्य, लेकिन HUF में हमेशा आपको मिलेगा मेजर मेंबर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मेजर मेंबर। थोड़ा इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आमतौर पर HUF में सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य कर्ता होता है। आजकल सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य भी कर्ता हो सकती है आजकल के हिसाब से, अगर वरिष्ठ कर्ता अपना अधिकार छोड़ देता है। अगर कोई हेड है और अपना अधिकार छोड़ देगा तो महिला भी उसमें कर्ता हो सकती है। तो सभी अन्य सदस्यों की सहमति के बाद एक कनिष्ठ सहायक कर्ता बन सकता है, लेकिन हेड हमेशा पुरुष, वरिष्ठ पुरुष ही होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन HUF इज डिसाइडेड बाय, कि HUF में जो ब्याज दर है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, तो जो ब्याज दर है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, तो वो डिसाइड आपको पता है कि अगर हिंदू कानून के तहत चलेगा, इंडियन भारतीय संविधान, या मुस्लिम लॉ या इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो अगर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल डिसाइड करेगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू लॉ HUF के ब्याज दर को, सदस्यों के ब्याज दर को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन HUF इज नॉट एंटाइटल टू डिडक्शन फ्रॉम GTI, किस धारा के तहत HUF GTI में कटौती का हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। पहला ऑप्शन है, देखो यहां पर देखना हकदार नहीं है, 80C, दूसरा 80G, तीसरा 80E और चौथा है 80DD। तो इसमें अगर हकदार नहीं है तो हकदार तो नहीं है ऑप्शन नंबर सी, कि मैं सी को बोलूं कि सी हकदार नहीं है। बाकी लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं, बाकी ये तीनों इसके हकदार है, 80C, 80G और 80D में कटौती के हकदार हैं ये तीनों, बाकी 80E इसमें हकदार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन HUF, HUF में कर का भुगतान करने के लिए कौन उतरता है, जो HUF है उसमें टैक्स कौन आदमी देगा, कर्ता देगा। कर्ता सबसे सीनियर और सबसे मोस्ट आदमी, बड़ा आदमी होता है कर्ता। सैदाइक या छोटा सदस्य, तो इसमें जो कर्ता होगा, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही है, जो कर्ता होगा वही कर का भुगतान करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट,
इनकम इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ फैमिली, परिवार की आय में शामिल आय कौन कौन सी है? पहला है केवल फैमिली बिजनेस इनकम, केवल पैतृक संपत्ति आय, तीसरा वेतन को छोड़कर अन्य मद से आय, और डी है इसमें कर्ता की इनकम। तो इसमें जो शामिल है वो हो जाएगी आपकी केवल कर्ता की आय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1969 के बाद सदस्य द्वारा परिवार को हस्तांतरित संपत्ति की आय होगी। 1969 के बाद जो एचयूएफ में जो संपत्ति की आय होगी वो क्या शामिल होगी? पहला ऑप्शन है इंक्लूडेड, दूसरा है नॉट इंक्लूडेड, तीसरा है पार्शियली इंक्लूडेड या संपत्ति आंशिक रूप से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट इंक्लूडेड। करेक्ट। तो ये था आज का अब एक 10 मिनट की छोटी सी एक क्लास, आपको शायद समझ में आया होगा, मैंने सुना तो दिया है। तो अगर आपको ये समझ आए चाहे ना आए, जरूर उसको प्रैक्टिस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं थे, क्वेश्चन सब स्टाफ टू क्लर्क लेवल के थे। तो आप उम्मीद करता हूं उसको पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।